हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स बाय इमरान खान। तो चलिए अब हम देखते हैं रिमेनिंग डेरिवेशंस ऑफ चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। हमें पता है कि जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है उसे हम कहते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और उस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को हमें यहाँ पर डिराइव करना है, ठीक है। तो चलो डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले हमें डायग्राम को ड्रॉ करना होगा। तो डायग्राम को मैं ड्रॉ करता हूँ, और जब मैं इसको डेरिवेशन को डिराइव करूँ तो साथ ही साथ आप इसे नोट डाउन भी कर लें, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये सबसे इजी मेथड से मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी समझ जाएगा तो इससे रिलेटेड आगे के दो और डेरिवेशन है, दैट इज़ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। तो ये दोनों डेरिवेशन भी इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो सिर्फ वहाँ पर फॉर्मूला चेंज होंगे, बाकी पैटर्न सेम रहेगा। तो अगर आपने ये वाला डेरिवेशन समझ लिया तो दोनों डेरिवेशन वो भी समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि एक रिजिड बॉडी लेना है। तो यहाँ पर मैं एक रिजिड बॉडी बना लेता हूँ। अच्छा, रिजिड बॉडी का कोई डेफिनेट शेप एंड साइज़ नहीं होता है, तो आप इस रिजिड बॉडी को कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर एक एक्सिस लेना है, और हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी जो है वो ओमेगा वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। ये जो रिजिड बॉडी है इसका मान लेते हैं कि टोटल मास क्या है, कैपिटल M, और ये इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रही है। ओमेगा वेलोसिटी मतलब क्या हो गई, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। क्योंकि हमें पता है कि जब कोई बॉडी रोटेट करेगी तो उसके पास एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होगी, वही यहाँ पर ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि मान लेते हैं कि ये पार्ट है सेंटर, और इसको नाम दे देते हैं O पॉइंट, ठीक है। अब इस रिजिड बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, और मान लेते हैं कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोई एक पार्टिकल है जिसका मास है, मान लेते हैं M1, और M1 मास का कोई पार्टिकल है जो कि R1 डिस्टेंस पर है, और ये मूव कर रहा है मान लेते हैं V1 वेलोसिटी से। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है कि देखो, पूरी बॉडी जो है वो ओमेगा वेलोसिटी से मूव करेगी, यानी बॉडी जो है वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी, लेकिन बॉडी के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। तो हमने मान लिया कि एक पार्टिकल है जिसका मास M1 है, वो R1 डिस्टेंस पर है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और वो V1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसी तरीके से मान लेते हैं कि कोई एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास मान लेते हैं क्या है, M2, और ये मान लेते हैं कि R2 डिस्टेंस पर है, और ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेट इट भी मान लेते हैं कि ये V2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ऐसे करके आपको पता है कि इस बॉडी में कितने पार्टिकल्स होंगे, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो मान लेता हूँ मैं कि यहाँ पर कोई एक पार्टिकल है, मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ पार्टिकल है, और उसका मास यहाँ पर ले लेते हैं mn, और इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, rn, और ये जो मूव कर रहा है तो ये मान लेते हैं vn वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई कि ये टोटल बॉडी जो है इसे हम रिजिड बॉडी कहते हैं, इसका टोटल मास m है, और इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं तो किसी का मास m1 है, किसी का मास m2 है, किसी का मास m3 है, और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोई पार्टिकल r1 डिस्टेंस पर है, कोई r2 डिस्टेंस पर है, और कोई rn डिस्टेंस पर है। और यहाँ पर आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि सबकी पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है। कोई V1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई V2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और कोई Vn वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं कंसिडरेशन। तो यहाँ पर हमें लिखना है कंसिडर अ रिजिड बॉडी ऑफ मास m rotating about an axis which is passing through point O and perpendicular to the plane of paper and moving with constant angular velocity।
तो आपको पहले इतना कंसिडर बताना है कि एक रिजिड बॉडी है जिसका मास क्या है, कैपिटल एम, इट इज़ रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विच इज़ पासिंग थ्रू पॉइंट 2 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड ऑल्सो इट इज़ मूविंग विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो ये कंसिडरेशन आपको आने वाले तीनों डेरिवेशन में रखना है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट पे हमें लिखना है लेट m1, m2 डॉट 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 mn be the masses of each particles, be the masses of each particles, है ना, क्योंकि हर एक पार्टिकल का मास ले लेते हैं। be the masses of each particles situated at perpendicular distance। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर क्या क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस विच इज़ r1, r2 डॉट 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 rn। तो ये 2 पॉइंट आपको कंसिडरेशन में लिखना है। तो देखो अब अगर मैं चाहता हूँ कि पूरे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा। अगर मुझे हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी तो उसको मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे पूरे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल्स, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल्स। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल्स के लिए देखो सबसे पहली जो पार्टिकल है मान लेते हैं उसकी, अच्छा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को हम ई से डिनोट कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, हाफ mv²। तो अगर पहले पार्टिकल की मैं काइनेटिक एनर्जी लूँ तो इसे क्या लिख सकता हूँ, E1, ये हो जाएगा m1 और ये क्या हो जाएगा v1। अब यहाँ पर देखो एज हमें पता है कि v को मैं क्या लिख सकता हूँ, v को लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस v की वैल्यू को यहाँ पर पुट अप कर देता हूँ जहाँ पर v1 है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, E1 इज इक्वल टू हाफ m1, और सिंस ये v1 का स्क्वायर है तो ये v की वैल्यू का क्या हो जाएगा, ये r² ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो ये मुझे क्या मिल गया, ये मुझे मिल गई पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूँ दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो आप बोलोगे दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी E2 इज इक्वल टू हाफ m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। अच्छा ओमेगा में 1 2 हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ओमेगा क्या है यहाँ पर कांस्टेंट। ऐसे करके हम हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकालते हुए आएंगे तो लास्ट में हमें जो nth पार्टिकल होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या मिल जाएगी, हाफ mn rn² ओमेगा स्क्वायर। तो देखो इस तरीके से हमने हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर ली। अब मुझे निकालना क्या है, अब मुझे ये पता करना है टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो अब हमारा अगला जो पॉइंट हम लिखेंगे दैट इज़ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी कैसे निकालेंगे हम, E इज इक्वल टू इन सब काइनेटिक एनर्जी को प्लस कर देते हैं, E1 प्लस E2 प्लस, ऐसे डॉट डॉट करके कहाँ तक प्लस करना है, En तक। अब देखो इन सब की काइनेटिक एनर्जी है मेरे पास, सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू क्या मिली थी, हाफ m1 r1² ओमेगा स्क्वायर, प्लस E2 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, हाफ m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ऐसे प्लस प्लस करना है और ये कहाँ तक जाएगा, हाफ mn rn² ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सब्स्टिट्यूट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा वो है उसमें हमें ये करना है कि इसमें जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो कॉमन क्या क्या है, हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, देखो अंदर बचेगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस 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 प्लस, ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, mn rn का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर ये n नंबर्स तक टर्म्स हैं तो इन्हें ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समेशन। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी E विल बी इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर, और इसको समेशन करते हैं। तो समेशन करने का तरीका क्या है, समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक mi r i का स्क्वायर, यह समेशन करने का तरीका, ठीक है।
अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझना है, वेयर ये जो हमने समेशन किया, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, क्योंकि पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर n तक, MI/RI², इसकी जो वैल्यू है ना, इसे हम लिख सकते हैं आई का यहाँ पर मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आई को क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है तो शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट द एंगुलर चेंज इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर, और ये जो समेशन वाली वैल्यू है इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, आई। सो इसको मैं फॉर्मूले को रीअरेंज कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ई इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये हमें क्या मिल गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी का फॉर्मूला। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस एक्सप्रेशन या दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी जो लीनियर मोशन परफॉर्म करता है उसका इक्वेशन क्या होता है, ई इज इक्वल टू हाफ mv²। तो अगर आप ये दोनों इक्वेशन को यहाँ पर कंपेयर करोगे तो देखो हाफ यहाँ भी है, हाफ यहाँ भी है। यहाँ पर हमें पता है जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी तो v वेलोसिटी से मूव करेगी, और जब कोई बॉडी एंगुलर मोशन परफॉर्म करेगी तो ओमेगा वेलोसिटी से मूव करेगी। अब यहाँ पर m है और यहाँ पर i है। m का मतलब होता है इनर्शिया और i को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है तो उसके इनर्शिया जो है मास के ऊपर डिपेंड करता है, और जब कोई बॉडी एंगुलर मोशन परफॉर्म करती है तो उसका इनर्शिया आई के ऊपर डिपेंड करता है। और आई का फॉर्मूला आपको याद रखना है, आई क्या होता है, आई को हम लिख सकते हैं mr²। ठीक है, सो इस तरीके से हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। ये एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा जा चुका है डेरिवेशन, तो एक बार मैं वापस से बता देता हूँ इसमें हमें करना क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी में सबसे पहले हमें एक रिजिड बॉडी लेना है जिसका मास टोटल m है, ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है। उसके बाद हमें कंसिडरेशन के कुछ पॉइंट्स बताने हैं। देन सबसे पहले अगर मैं चाहता हूँ कि पूरे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी का निकालूँ काइनेटिक एनर्जी, तो मुझे हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना होगा। तो मैंने पहले E1 की काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, E2 निकाल लिया, इस तरीके से मुझे n नंबर्स तक की काइनेटिक एनर्जी मिल गई। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना था, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमने सबको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। जो कॉमन था उसे हमने बाहर निकाल लिया। कॉमन बाहर निकालने के बाद जो बचा उसको हमने समेशन कर दिया, और ये जो समेशन की वैल्यू है ये किसके बराबर है, इट इज़ इक्वल टू आई, और इस आई को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। राइट, तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन दैट इज़ रिलेटेड टू टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, जिसका फॉर्मूला हमें डिराइव करना है टी इज इक्वल टू आई अल्फा। तो हमें पता है कि जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी तो उस बॉडी को रोटेट कराने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना होगा, और वो जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी को बेसिकली हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, टॉर्क। तो वो जो हम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं उसका इक्वेशन हमें डिराइव करना है, टी इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। ये बेसिकली टी नहीं, इसे हम टाउ कहते हैं, टाउ, एंड आई का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फ़ा को हम यहाँ पर बोल रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो चलो इस डेरिवेशन को हम डिराइव करते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले डेरिवेशन में दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी में आपको बताया था कि जो पैटर्न हम वहाँ पर फॉलो करेंगे सेम पैटर्न हम इस डेरिवेशन में भी फॉलो करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि एक रिजिड बॉडी बनानी होगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये कोई क्या है, रिजिड बॉडी है। अगेन मैं वापस से बोल रहा हूँ, इस रिजिड बॉडी का कोई डेफिनेट शेप एंड साइज़ नहीं है, तो आप इसे कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। अब ये रिजिड बॉडी में मान लेते हैं ये इसका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, और यहाँ पर ये जो रोटेट कर रही है मान लेते हैं विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा के साथ रोटेट कर रही है। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ पर क्या बातें ध्यान देनी है। अब हमें पता है कि मान लेते हैं ये जो पॉइंट ओ है, सेंटर पॉइंट ओ ले लेते हैं। अब ये जो बॉडी है इसका टोटल मास क्या होगा, कैपिटल एम, लेकिन इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उन हर एक पार्टिकल का मास अलग अलग होगा, और हर एक पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस भी अलग अलग होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि कोई पार्टिकल है जो बेसिकली यहाँ पर है, इसका मास है लेट इट बी m1 और इसका डिस्टेंस है r1।
उसी तरीके से मान लेता हूँ कि एक दूसरा पार्टिकल है और ये पार्टिकल का जो मास है लेट इट बी m2 और ये कितने डिस्टेंस पर है r2 डिस्टेंस पर है। उसी तरीके से इस रिजिड बॉडी में n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ये हमें पता है। तो मान लेते हैं कि ये पार्टिकल है जिसका मास है mn जो कि rn डिस्टेंस पर है। अब यहाँ पर देखो, हमें यहाँ पर एक रिलेशन यूज़ करना होगा जो आपको याद रखना है। रिलेशन हमें बोलते हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड फोर्स एंड इट इज़ गिवन बाय T इज इक्वल टू R इंटू एफ। ये बहुत काम का रिलेशन है, इसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड फोर्स। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि m1 पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स क्या है F1, m2 पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स है मान लो F2 और m3 पार्टिकल यानी mn पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स क्या है Fn। आप इसे वेक्टर फॉर्म से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक रिजिड बॉडी बना ली और इस रिजिड बॉडी में जो पार्टिकल्स थे उनका मास लिख लिया, उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमने डिस्टेंस लिख लिया r2 r1 एंड टिल rn। उसके बाद उस हर एक पार्टिकल में लगने वाले फोर्स को भी हमने लिख लिया। और आपको याद रखना है कि ये बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर सबसे पहले हमें बताना क्या है कंसिडरेशन पॉइंट। तो वापस से कंसिडरेशन पॉइंट वही रखना है हमने जो हमने पिछले डेरिवेशन में लिखा था। तो इसमें सबसे पहले आप लिखोगे कंसिडर अ रिजिड बॉडी ऑफ मास m rotating about an axis passing through point O, तो passing through point O and perpendicular to the plane of paper and moving with constant angular acceleration। तो वहाँ पर आपको याद होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी में हमने क्या लिखा था कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर खाली बस क्या ऐड करना है कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो पहला पॉइंट हमने लिख लिया। अच्छा, ये जिस तरीके से मैं लिखा रहा हूँ आप सेम पैटर्न में सेम तरीके से नोट डाउन करना है और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा था लेट m1 m2 mn be the masses of each particles situated at perpendicular distances। कौन कौन से हैं r1 r2 कहाँ तक है rn तक है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें दो बता देने हैं। अब वापस से देखो, अगर मैं चाहता हूँ कि पूरे बॉडी का टॉर्क कैलकुलेट करूँ तो मुझे सबसे पहले पता करना होगा कि इन हर एक पार्टिकल में कितना टॉर्क लग रहा है। ठीक है, अगर मुझे हर एक पार्टिकल पे लगने वाला टॉर्क मिल जाए तो फिर मैं उनको ऐड कर दूंगा तो पूरे बॉडी का टॉर्क मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल्स। हर एक पार्टिकल पे लगने वाला टॉर्क निकाल लेते हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल्स। तो देखो अब यहाँ पर हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है R इंटू एफ। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है R इंटू एफ। इसे बेसिकली हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड फोर्स। अब अगर मैं पहले पार्टिकल का टॉर्क निकालना चाहता हूँ तो मैं इसे लिखूँगा T1 R1 F1। अब यहाँ पर ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट मुझे पता है कि फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। एंड ये भी आपको एक बात याद रखना है कि A इज इक्वल टू होता है R अल्फ़ा। इसे हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन।
तो पूरे चैप्टर में कुछ रिलेशंस हैं और ये रिलेशन आपको याद रखने हैं। सबसे पहला जो रिलेशन है वो है v इज इक्वल टू, जैसे v इज इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, इसे हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। दूसरा रिलेशन है दैट इज t इज इक्वल टू आर एफ, दैट इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड फोर्स। उसी तरीके से तीसरा रिलेशन हमने देखा a इज इक्वल टू आर अल्फा, इसे हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। उसी तरीके से जब हम मोमेंटम पढ़ेंगे तो L इज इक्वल टू आर पी होता है, इसे कहते हैं हम रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम। तो इस तरीके से आपको कुछ रिलेशन भी याद रखने हैं जो आगे हमें न्यूमेरिकल्स में इवन डेरिवेशन में काम आएंगे, ठीक है। तो अब वापस से हम इस डेरिवेशन पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, टी का वैल्यू क्या है आर एफ, फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है आर अल्फा। तो अब ध्यान से देखना इस स्टेप को मैं क्या लिखता हूँ, देयरफॉर T1 इज इक्वल टू R1 को R1 में लिखता हूँ। अच्छा F1 की जगह पर मैं क्या लिखूँगा, M1 इंटू A1, क्या लिखूँगा M1 इंटू A1। सो देयरफॉर सिंस मुझे पता है कि A1 को क्या लिखा जा सकता है R1 अल्फ़ा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R1 अल्फ़ा। अल्फ़ा में 1 नहीं लिखना है बिकॉज अल्फ़ा क्या है कांस्टेंट है। सो अब मैं इसे रीअरेंज कर लेता हूँ। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल विल बी M1 R1 स्क्वायर अल्फ़ा। तो मुझे फर्स्ट पार्टिकल पर लगने वाला टॉर्क मिल गया। अब सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ, सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली T2 की वैल्यू आप बताओ क्या होगा, T2 हो जाएगा M2 R2 स्क्वायर अल्फ़ा। इसी तरीके से हम हर एक पार्टिकल का टॉर्क निकाल सकते हैं। तो Tn, मान लो n पार्टिकल पे लगने वाला टॉर्क हो जाएगा Mn Rn स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने हर एक बॉडी पे लगने वाला टॉर्क कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे करना क्या है, इन सबको ऐड कर देना है तो पूरे बॉडी का टॉर्क मिल जाएगा। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी क्या होगा देखो, सो यानी टोटल टॉर्क, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाना है Tn तक। अब ये सब की वैल्यू है, चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो टॉर्क T इज इक्वल टू T1 की वैल्यू क्या निकाली थी याद है, M1 R1 स्क्वायर अल्फ़ा। ये देखो क्या निकाला है, M1 R1 स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा, M2 R2 स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस ऐसे करते हुए आएंगे और कहाँ तक आना है n नंबर्स तक। तो ये क्या हो जाएगा Mn Rn स्क्वायर अल्फ़ा। तो हमने n नंबर्स तक पार्टिकल पे लगने वाला टॉर्क कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या लिखते हैं, देयरफॉर टॉर्क T इज इक्वल टू, सबसे पहले इसमें जो कॉमन है बाहर निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा कॉमन है, बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा बताओ, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस 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 करेंगे कहाँ तक पहुँचेंगे, Mn Rn स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनो, सिंस ये n नंबर्स तक का एडिशन है तो हम इसे क्या कर लेते हैं समेशन। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अल्फ़ा, और यहाँ पर हम स्टेप लिखेंगे समेशन कहाँ से कहाँ तक, i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, किसका समेशन MI RI का स्क्वायर। तो ये हमने समेशन का स्टेप दिखा दिया। अब आपको यहाँ पर बताना है वेयर समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक MI RI स्क्वायर की जो वैल्यू होती है इसको हम क्या लिख सकते हैं i के बराबर, और इस i को हम क्या कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूँ टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फ़ा। तो इस तरीके से मुझे मिल गया टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, जिसका हमें आंसर मिलता है T इज इक्वल टू I अल्फ़ा। सो नाउ नेक्स्ट डेरिवेशन इज रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। सो यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला डिराइव करना है दैट इज़ L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो यहाँ पर L बेसिकली क्या है, एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, I का मतलब क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो इस डेरिवेशन को डिराइव करने के लिए सबसे पहले हमें एक रोटेटिंग रिजिड बॉडी का यूज़ करना होगा और फिर उसके हेल्प से हम इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे।
तो मैंने जैसे कि पहले भी बताया है, आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी पहले करना है, उसके बाद टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी करना है, फिर आप इस वाले डेरिवेशन को सॉल्व करो। तो चलो इस फॉर्मूले को हम डिराइव करते हैं, दैट इज़ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। तो सबसे पहले हम एक रिजिड बॉडी बना लेते हैं। तो रिजिड बॉडी, मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है और ये इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है, विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, वो ये है कि इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स बेसिकली मान लेते हैं कि ये अगर मैं सेंटर पॉइंट ओ ले लेता हूँ, तो ये जो पार्टिकल है ये मान लेते हैं कि m1 पार्टिकल है, जो बेसिकली r1 डिस्टेंस पर है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन o, और एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है m2 और ये बेसिकली r2 डिस्टेंस पर है फ्रॉम पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन o। ऐसे करके यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। तो मान लेते हैं कि ये कोई n नंबर ऑफ पार्टिकल है जिसका मास है mn, जो कि rn डिस्टेंस पर है। अब यहाँ पर सिंस हम एंगुलर मोमेंटम को डिराइव करना है, तो इस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए आपको एक रिलेशन यूज़ करना है, L इज़ इक्वल टू आर पी। जैसे कि हमने देखा तीनों डेरिवेशन में, जब आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी डिराइव करोगे तो वहाँ पर रिलेशन यूज़ करना है V इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। जब आप टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी डिराइव करोगे तो आपको रिलेशन यूज़ करना है T इज़ इक्वल टू आर एफ। और जब आप एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी को डिराइव करोगे तो आपको रिलेशन यूज़ करना है L इज़ इक्वल टू आर पी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल m1 है वो मान लेते हैं कि इसका इनिशियल मोमेंटम है p1, पार्टिकल जो m2 है इसका मोमेंटम है p2, और जो पार्टिकल mn है इसका मोमेंटम है pn, ठीक है। तो इस तरीके से हमने हर एक पार्टिकल का क्या लिख लिया, मासेस लिख लिया पार्टिकल के, उनके डिस्टेंस लिख लिया फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और उनका लीनियर मोमेंटम भी लिख लिया। तो ये होने के बाद अब हमें सबसे पहले क्या बताना है, कंसिडरेशन पॉइंट्स बताने हैं। तो कंसिडरेशन पॉइंट में देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, कंसिडरेशन पॉइंट में हमें लिखना है कंसिडर अ रिजिड बॉडी ऑफ मास m, क्योंकि इस पूरे बॉडी का मास क्या होगा, कैपिटल M। कंसिडर रिजिड बॉडी ऑफ मास m rotating about an axis, rotating about an axis which is passing through point O and perpendicular to the plane of paper and moving with या rotating with बोल सकते हैं, moving with constant angular velocity, ठीक है। तो ये हमारा पहला कंसिडरेशन पॉइंट हो गया। ऑलमोस्ट हमने सारे डेरिवेशन में ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमें क्या लिख, लेट m1, m2 डॉट mn be the masses of each particles situated at perpendicular distances r1, r2 डॉट rn, ठीक है। तो ये हमने कंसिडरेशन पॉइंट यहाँ पर बता दिया। अब इसके बाद देखो हमें क्या करना है, अब वापस से वही कहानी है कि अगर मैं चाहता हूँ कि पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालूँ तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ेगा, यानी हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे, और अगर मुझे हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा तो उसे ऐड कर देंगे तो हमें पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल्स, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल्स। तो हम हर एक पार्टिकल्स का पहले एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर मुझे हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है
तो फॉर्मूला यूज़ करना है देयरफॉर L इज इक्वल टू RP। जैसे कि मैंने बताया इसे हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। तो पहले पार्टिकल के लिए लिख लेंगे L1 R1 P1। अब यहाँ पर एक रिलेशन और यूज़ करना है, यानी फॉर्मूला यूज़ करना है। एज हमें पता है कि मोमेंटम को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। एंड मुझे ये भी पता है कि वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर ओमेगा। बस यही दोनों कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर यूज़ करना है। सो देयरफॉर मैं इसको लिखता हूँ L1 इज इक्वल टू R1 को R1 रहने देता हूँ, और P1 की जगह पर क्या आ जाएगा, M1V1। और मुझे पता है V की वैल्यू क्या है, आर ओमेगा। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, L1 इज इक्वल टू R1 M1, और V की जगह पर क्या लिखूँगा, R1 ओमेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ M1 R1 स्क्वायर ओमेगा। ये हमें क्या मिल गया, पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम मिल गया। सिमिलरली हमें पता है, सिमिलरली दूसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, दूसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम L2 जो है वो हो जाएगा M2 R2 स्क्वायर ओमेगा। ऐसे करके हम नीचे आएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, n नंबर ऑफ पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ Ln इज इक्वल टू Mn Rn स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया। अब हम निकालते हैं देयरफॉर टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें ऐड करना है L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस डॉट 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 Ln, ठीक है। चलो इसकी वैल्यू रख देते हैं। L इज इक्वल टू L1 क्या मिला है, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस प्लस यानी डॉट 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 प्लस Mn Rn स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। यानी यहाँ तक हमने इसको क्या कर दिया, ऐड लिख लिया। इसके बाद अब हमें नेक्स्ट सिस्टम में क्या करना है, जो इसमें इसके बाद हमें क्या करना है, जो इसमें कॉमन है उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या कॉमन है भाई, ओमेगा कॉमन है, और बाकी सबको ब्रैकेट में लिख देते हैं। क्या बचा, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, राइट, प्लस 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 Mn Rn स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हमें पता है हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। सिंस ये n नंबर्स तक है तो इसका हम करेंगे समेशन, समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक MI स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम आगे देखते हैं क्या होगी। इसकी वैल्यू को देखो हम क्या लिख सकते हैं, वेयर हमें पता है क्योंकि ऑलरेडी हमने इस इक्वेशन को पिछले दो डेरिवेशन में यूज़ किया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक MI स्क्वायर इज इक्वल टू i, और इस i को ही हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो देयरफॉर फाइनली L को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू आई। अगर इसी को मैं अरेंज कर दूं तो लिख सकता हूं L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये हमें क्या मिल गया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है यार, मैंने तीनों डेरिवेशन जो आपको बताए हैं इन तीनों डेरिवेशन में आपको सेम तरीके से सॉल्व करना है, और एग्ज़ाम में ये सीधा 3 से 4 मार्क्स के लिए आते हैं। तो बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो क्योंकि फॉर्मेट पूरा सेम है, डायग्राम भी ऑलमोस्ट सेम है, खाली बस कुछ फॉर्मूलेस को आपको इंटरचेंज करना है और इस तरीके से आप तीनों डेरिवेशन को डिराइव कर सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी L बार इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी इस पर्टिकुलर वीडियो में हमें ये प्रूव करना है कि किसी भी रोटेटिंग बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्व्ड होता है। यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम को बेसिकली हम L से डिनोट करते हैं और हमें ये प्रूव करना है दैट L बार इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसके लिए हमें समझना होगा कि प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें क्या कहता है। अगर हम ये जान लेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है तो हम ये प्रूव कर पाएंगे कि किसी भी रोटेटिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। तो चलो इसे डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम का स्टेटमेंट हमें क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द angular momentum
of a rotating body is conserved, or you can say remains constant, if the resultant torque acting on the body is 0. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इट स्टेट्स दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी रोटेटिंग बॉडी इज कंजर्व्ड और इट रिमेन्स कांस्टेंट इफ द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0. तो यहाँ पर आपको जो सबसे मेन पॉइंट याद रखना है वो ये है कि अगर किसी बॉडी का रिजल्टेंट टॉर्क अगर 0 आ रहा है दैट मीन्स उसका मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है. तो चलो अब हम इसको क्या करते हैं, डिराइव करते हैं. तो इसके लिए हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन यूज़ करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन क्या कहलाता है. सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन, यानी बाय डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सो बाय डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अब देखो मैंने शुरू में आपको एक बताया था रिलेशन, जिसे हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, एंड इट इज़ गिवन बाय एल इज इक्वल टू आर पी. तो यहाँ पर मैं इसे लिख लेता हूँ एल बार इज इक्वल टू आर बार इंटू पी बार. ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया. सो देयरफॉर अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. सो डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. तो हम इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं दोनों साइड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. तो देखो अगर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हमें रिलेशन क्या मिल जाएगा, वी कैन राइट डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आर बार इंटू पी बार. अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ये क्या समझ में आ रहा है, ये हमें समझ में आ रहा है डेरिवेटिव ऑफ यू बार इंटू वी बार. और डेरिवेटिव ऑफ यू बार इंटू वी बार का यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. सो देयरफॉर मैं इसे लिख लेता हूँ डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू, बेसिकली जब इसे अप्लाई करेंगे तो कैसा अप्लाई होगा, ये आर बार आ जाएगा, आर बार इंटू इसे क्या लिखेंगे डी पी बाई डी टी प्लस ये क्या हो जाएगा पी बार, और ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी. ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, डेरिवेटिव ऑफ यू बार इंटू वी बार का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों को मेंशन करना है. एज हमें पता है कि डी पी बाई डी टी का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो. डी पी बाई डी टी का मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फोर्स. तो यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी पी बाई डी टी की जगह पर फोर्स रख देंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ आपने पढ़ा होगा कि किसी बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, एंड सेकंड केस यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है, डी आर बाई डी टी. तो डी आर बाई डी टी को मैं मान लेता हूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी. तो वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं. ठीक है, इन वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, अबव वाले इक्वेशन में पुटअप कर देना है. सो देयरफॉर ये क्या लिख सकता हूँ मैं, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा आर बार. अच्छा, डी पी बाई डी टी की जगह पर सीधा मैं क्या रख देता हूँ, एफ प्लस पी बार को पी बार रहने देते हैं. और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम वी बार डी आर बाई डी टी की जगह पर क्या पुटअप कर सकते हैं, वी पुटअप कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, वी बार. अब यहाँ पर आपको एक बात खाली याद रखना है, एज हमें पता है कि जो मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी. तो यहाँ पर जो p दिख रहा है यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को पुटअप कर देते हैं. सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू आर बार इंटू एफ बार प्लस p की वैल्यू क्या, हमने बोला p की वैल्यू m इंटू वी. तो मैं इसे ऐसा लिख लेता हूँ m v बार इंटू वी बार. ठीक है, ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये क्या दिख रहा है तुम्हें, क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट दिख रहा है, वी बार इंटू वी बार. अगर आपको याद होगा 11th में स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर में आपने पढ़ा होगा आई बार आई कैप इंटू आई कैप की वैल्यू क्या होती थी, 0, है ना. तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू
आर बार इंटू एफ बार, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों जीरो हो जाएगी, बिकॉज हमें पता है आई कैप डॉट आई कैप इंटू आई कैप की वैल्यू जीरो होती है, तो ठीक उसी तरीके से वी बार इंटू वी बार क्या होगा, जीरो। क्योंकि अगर हम इसका वेक्टर प्रोडक्ट लिखेंगे तो क्या आप लिखोगे, वी इंटू वी साइन थीटा, और हमें पता है सिंस ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो साइन जीरो इज जीरो, तो अल्टीमेटली ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ पर वापस से देखो, अब हमें क्या मिल गया इक्वेशन, अब हमें जो इक्वेशन मिला है दैट इज आर बार इंटू एफ बार। अब मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, सिंस हमें यहाँ पर एक रिलेशन यूज़ करना है, सिंस हमें पता है कि टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू एफ, टाउ क्या होता है, आर इंटू एफ। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, तो देयरफॉर मैं इसको लिख लेता हूँ, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू आर इंटू एफ की जगह पर मैं सीधा क्या पुटअप कर देता हूँ, टॉर्क। ठीक है, अब आपको वापस से देखना है कि जो हमारा प्रिंसिपल क्या कहता था। प्रिंसिपल हमारा क्या कहता था कि किसी भी बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम है वो तभी कंजर्व्ड होगा व्हेन द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। तो मैं मान लेता हूँ कि जो लगने वाला रिजल्टेंट टॉर्क है वो क्या है, जीरो है। सो सिंस द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग on the body is ज़ीरो, देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर डी एल बाई डी टी की वैल्यू ज़ीरो आ गई तो अब आप बोल सकते हो कि डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगुलर मोमेंटम किसी भी रोटेटिंग बॉडी का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो वापस से आप एक बार डेरिवेशन को ध्यान से देख लो, इसमें करना क्या है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आ चुका है ये डेरिवेशन। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले हमें क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है कि उसका प्रिंसिपल हमें कहता क्या है। तो हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, किसी भी बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम है वो तभी कंजर्व्ड होगा व्हेन द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ज़ीरो। ओके, देन इसके लिए हमने क्या किया, हमने एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन यूज़ किया, एंड बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वी हैव रिलेशन एल बार इज इक्वल टू आर बार इंटू पी बार। इसको हमने क्या किया, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिल गया। इस इक्वेशन में आपको ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, बेसिकली यहाँ पर हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ यू बार इंटू वी बार, जिसका आंसर हमें मिलता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है, जस्ट डेरिवेटिव ऑफ यू बार इंटू वी बार का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखो जो डी पी बाई डी टी है ना, डी पी बाई डी टी की वैल्यू को हमने किसके बराबर बना दिया, फोर्स के बराबर, और जो डी आर बाई डी टी है इसकी वैल्यू क्या हो गई, वेलोसिटी के इक्वल। क्योंकि डी पी बाई डी टी मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एंड डी आर बाई डी टी का मतलब आप बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना वेलोसिटी। इन इक्वेशंस को यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर पुटअप कर देना है। जैसे हमने पुटअप किया तो हमें ये इक्वेशन क्या मिल गया, आर इंटू एफ बार इजी प्लस पी बार इंटू वी बार। अब हमें पता है कि पी जो है बेसिकली वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पी का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम, और इसकी वैल्यू होती है मास इंटू वेलोसिटी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि एम पी की जगह पर एम इंटू वी को रख दिया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ऑलरेडी यहाँ पर v पहले से है और एक v ये है, तो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो v बार इंटू वी बार आ जाएगा। अच्छा, v बार इंटू वी बार, याद रखो आप v बार इंटू वी बार अगर आप करोगे भी तो आपको आंसर आएगा v स्क्वायर साइन थीटा। और सिंस ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो साइन पैरेलल होने का मतलब थीटा की एंगल ज़ीरो होगी, तो यहाँ पर हम ज़ीरो अगर रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो इस तरीके से ये वाला पूरा टर्म क्या हो चुका है, ज़ीरो। तो बचा क्या फिर, आर बार इंटू एफ बार। अब आर बार इंटू एफ बार क्या होता है, बेसिकली इसको टॉर्क कहते हैं। और हमने देख लिया बाई प्रिंसिपल में कि अगर किसी भी बॉडी पे लगने वाला टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व्ड हो जाएगा। और इस तरीके से हमें यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस डेरिवेशन को प्रूव करना है। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। तो यहाँ पर हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि जो डिस्क है हमारा वो यूनिफॉर्म है और उसका एक्सिस जो है वो उसके सेंटर से पास हो रहा है एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इसका जो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है दैट इज़ आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये फाइंड आउट करना है और ये बेसिकली क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क।
तो चलो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि एक डिस्क बनाना होगा। डिस्क नॉर्मली आपको पता है, अगर आपने सीडी ड्राइव देखी होगी तो सीडी ड्राइव जो बेसिकली एक डिस्क का शेप होता है, या आपने नॉर्मल प्लेट ले लोगे तो उसे भी हम क्या बोल सकते हैं, डिस्क शेप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक डिस्क बना लेते हैं। तो आप इमेजिन करो कि ये हमारे पास क्या है, कोई डिस्क है, ठीक है। और ये बेसिकली ये जो डिस्क है ये इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है डिस्क, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट ये डिस्क क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। इस डिस्क का जो रेडियस है लेट इट बी कैपिटल आर, और इसका जो मास है लेट इट बी कैपिटल एम, ठीक है। अब आपको इमेजिन करना है और ये मैं बताना है कि क्या ये डिस्क बहुत सारी रिंग से मिलकर बनी हुई है क्या। मतलब अगर मैं मान लूँ कि कोई ऐसा शेप का डिस्क है लेट इट बी, ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये डिस्क बहुत सारी रिंग से मिलके बनी हुई है। यस, आप बोल सकते हो कि जो डिस्क है बहुत सारी रिंग से मिलके बनी है। यानी अगर हम ऐसे कैसे रिंग को मिलाते जाएंगे तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, एक डिस्क मिल जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं किसी एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर दूँ तो उसको इंटीग्रेट करके मैं पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो बस हमें यही चीज़ यहाँ पर करना है, ठीक है। सो आपको इमेजिन करना है कि मान लो अगर मैं ऊपर से इसको देखूं तो ये कुछ इस तरीके से आपको ये डिस्क दिखाई दे रहा है। और ये जो डिस्क है बेसिकली इसमें ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या मान लेते हैं, रिंग, एक छोटा सा रिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली रिंग है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लूँगा। अगर मुझे इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाए तो फिर मैं पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूँ। अच्छा, मैं मान लेता हूँ जैसे कि हमने माना है कि इस पूरे जो डिस्क है इसका रेडियस तो कैपिटल आर है, और ये जो हमने रिंग लिया है मान लेते हैं इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर, और इसकी जो विड्थ है, ये जो इसकी विड्थ है लेट इट बी डी आर, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हमारा काम क्या है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमारा काम है कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, वेरी स्मॉल रिंग, कैलकुलेट करें। उससे पहले हमें बताना होगा, सिंस हमने यूनिफॉर्म डिस्क लिया है तो हमें बताना होगा कि कंसिडरेशन पॉइंट्स क्या लेने हैं। तो सबसे पहले देखो कंसिडरेशन पॉइंट में आपको क्या लिखना है। You will write, consider a uniform disk of mass capital M and radius कैपिटल आर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बताना है कि एक यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका मास कैपिटल एम है और उसका रेडियस क्या है, आर है। और आपको ये भी याद रखना है कि इसका एक्सिस जो है वो उसके सेंटर से पास हो रहा है एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो आप ये भी लाइन चाहे तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले हमें बताना है लेट सिग्मा बी द मास पर यूनिट एरिया, यानी मास पर यूनिट एरिया की वैल्यू को हम यहाँ पर सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं। सो देयरफॉर सिग्मा क्या हो जाएगा, कैपिटल एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये मैंने क्या लिखा है, ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला, मास पर यूनिट एरिया। मास पर यूनिट एरिया का मतलब क्या हो गया, सिंस हमने बोला है कि जो डिस्क है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म डिस्क होने का मतलब है कि पर मीटर स्क्वायर जो इसका मास होगा वो इक्वल होगा। मान लो कि इतने एरिया पे इसका मास 1 kg है तो अगले एरिया पे भी मास क्या होगा, 1 kg। उतने अगले एरिया पे वापस से मास क्या होगा, 1 kg। यानी इसका मतलब ये हो गया कि मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेम है, ठीक है। तो अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो उसको मास पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो एम का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एम का मतलब हो गया मास ऑफ द डिस्क और पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया एरिया ऑफ द डिस्क, ठीक है, ओके। देन उसके बाद जैसे कि मैंने बोला सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्मॉल रिंग कैलकुलेट करना होगा। सो देयरफॉर आई विल राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्मॉल रिंग। तो पहले एक छोटे से रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, ओके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्मॉल रिंग को कैसे लिख सकते हैं, आई कैन राइट डी आई इज इक्वल टू, देखो डी आई हमने क्यों लिखा है, क्योंकि रिंग बहुत छोटा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बहुत छोटा होगा। अच्छा, इनर्शिया का फॉर्मूला तो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा, इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रिंग जो है वो बहुत छोटा है तो इसका मास मैं क्या मान लूँगा, डी एम, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर डी एम। अच्छा, इसका रेडियस क्या है, आर स्क्वायर, तो रेडियस क्या लिख दिया, आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी। लेकिन आप ध्यान से देखो, मुझे डी एम तो नहीं पता है कि डी एम की वैल्यू क्या होगी, यानी इस रिंग का मास कितना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, वेयर
मैं यूज़ कर लेता हूँ सिग्मा इज़ इक्वल टू, जैसे मैंने ये फॉर्मूला डिस्क के लिए यूज़ किया था उसी तरीके से मैं ये फॉर्मूला रिंग के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। तो सिग्मा इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, DM अपॉन एरिया। अब बात आती है कि एरिया ऑफ रिंग क्या होगा। अब ध्यान से सुनना इस पार्ट को, ठीक है। मैं अगर मान लूँ कि ये जो डिस्क है, रिंग है हमारा, इसको अगर मैं बीच से कट करके कुछ ऐसा रख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं कट करके सीधा करूँ तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये इसकी विड्थ हो गई, और ये वाला जो पार्ट है ये नथिंग बट क्या है, इसका सरकमफ्रेंस है। यानी अगर ये पार्ट लेंथ है तो ये पार्ट क्या है, ब्रेथ है। और लेंथ इंटू ब्रेथ कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया। तो एरिया का मतलब क्या हो जाएगा, 2, एरिया मतलब क्या हो जाएगा, एरिया भी बहुत स्मॉल होगा, दैट इज़ 2 पाई r इंटू DR। तो बस एरिया ऑफ रिंग क्या लिख सकता हूँ मैं, एरिया ऑफ लिख सकता हूँ 2 पाई r इंटू DR, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ से DM की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, तो DM की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू DR। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ओके। अब हम इस DM की वैल्यू को यहाँ पर पुट अप कर देते हैं। सो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ वेरी स्मॉल रिंग इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू DR इंटू R का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। तो इस तरीके से देखो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ वेरी स्मॉल रिंग कैलकुलेट कर लिया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर r है, यहाँ पर r स्क्वायर है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसे लिख सकता हूँ DI इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई r क्यूब इंटू DR, ठीक है। ओके। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ वेरी स्मॉल रिंग। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। तो यूनिफॉर्म डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या हो जाएगा, I, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन करके। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, 0 से लेकर R तक। इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनो भाई। एक सबसे छोटी रिंग होगी ना जिसका रेडियस क्या हो जाएगा, 0, और ये बढ़ते बढ़ते रिंग यहाँ तक पहुँचेगी जिसका रेडियस क्या हो जाएगा, कैपिटल R। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो हमें लिमिट अप्लाई करनी है वो कहाँ से कहाँ तक करनी है, 0 से लेकर R तक। किसका इंटीग्रेशन करना है, DI का, छोटे छोटे रिंग का। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से लेकर R तक, और DI की वैल्यू क्या है, सिग्मा इंटू 2 पाई R का क्यूब इंटू DR, ठीक है। अब आपको ये स्टेप तो पता है कि जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होगा, तो उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, 0 से लेकर R तक, और अंदर क्या है, R क्यूब इंटू DR, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, आपको पता होगा, इसे बोलते हैं x स्क्वायर बाई 2। उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब इज नथिंग बट x रेज टू 4/4। तो ये सिमिलर फॉर्मूला हमें क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई कर देना है। सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई, और इसमें हम जैसे ही इंटीग्रेशन का स्टेप अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, R रेज टू 4/4, और ये क्या हो जाएगा, 0 से लेकर कैपिटल R तक, ठीक है। यानी हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों अप्लाई कर दी। इसके बाद अब क्या होगा, चलो इसके बाद हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो I इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई, और यहाँ पर क्या होगा, R रेज टू 4/4 माइनस 0 रेज टू 4/4। तो ये वाला टर्म तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू, अच्छा आपको याद होगा सिग्मा की वैल्यू हमने डिस्क की ऑलरेडी निकाली हुई थी पहले, कितनी थी, m/πr स्क्वायर। तो बस यहाँ पर रख दो आप, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल M/πr स्क्वायर इंटू क्या हो गया, 2 पाई इंटू R रेज टू 4/4। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो पाई से पाई कैंसिल, R स्क्वायर से ये कैंसिल, तो यहाँ पर R स्क्वायर बचेगा। 2 से 4 को कैंसिल करूँगा तो 2 बचेगा। ये देखो एकदम आसानी से आ गया। I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ mr स्क्वायर बाई 2 विच इज़ नथिंग बट I इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से देखो मैंने कैलकुलेट कर लिया, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। रिमेंबर दैट द एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क, ठीक है, एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इस तरीके से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क कैलकुलेट करना है,
ठीक है, एक बार आप देख लो, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पर किया क्या है, सबसे पहले डिस्क लिया है, उसमें कंसिडरेशन पॉइंट्स बता दिए हैं और हमें मान लिया है कि सिग्मा क्या है, मास पर यूनिट एरिया। तो डिस्क का मास पर यूनिट एरिया कितना है, दैट इज़ m/πr²। हमने बोला अगर हम पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पहले हमें छोटे छोटे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग का फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मास पर यूनिट एरिया ऑफ अ रिंग निकाल लिया। देन यहाँ से हमें डी की वैल्यू मिल गई और डी की वैल्यू को हमने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमें डी की वैल्यू मिल गई। यानी डी क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ वेरी स्मॉल रिंग। इसके बाद हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क निकालना है। उसके लिए क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो हमने इंटीग्रेट कर दिया, जो कॉमन था उसको बाहर निकाल दिया। और उसके बाद आपको ये स्टेप ध्यान देना है। ये स्टेप ध्यान देने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको याद होगा, यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ x³, जो कि आंसर मिल जाएगा आपको r⁴/4। यहाँ पर आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट अप्लाई करना है। लोअर लिमिट तो 0 है तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसे आप कैंसिल कर दो एंड फाइनली यू विल गेट द इक्वेशन I = ½ mr²। सो अब जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होता है, इसे प्रूव कैसे करेंगे, उससे पहले हमें यह समझना होगा कि हम थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को क्यों यूज़ करते हैं। इससे पहले मैंने आपको 3 डेरिवेशंस कराए हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। और वहाँ पर हमने देखा था कि किसी भी रिजिड बॉडी से में जो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन था वो उसके सेंटर से पास हो रहा था और वो बॉडी सेंटर एक्सिस के अबाउट क्या कर रही थी, रोटेट कर रही थी। लेकिन अगर मान लो कि किसी बॉडी का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर से ना पास हो के किसी दूसरे पॉइंट से पास हो रहा हो, तब फिर ऐसे केस में हमें क्या करना होगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होगा। तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए हमें थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है। यानी इन शॉर्ट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज़ हमें तब करना होता है जब किसी भी बॉडी जो रोटेट हो रही है उसका एक्सिस उसके सेंटर से ना पास होके किसी दूसरे पॉइंट से पास होगा, तो वहाँ पर हमें थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज़ करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो चलिए समझते हैं कि यहाँ पर जो मैंने एक इक्वेशन लिखा हुआ है, ये इक्वेशन जो है बेसिकली यही थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का इक्वेशन है, जहाँ पर हमें I0 का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस। यानी ये वो एक्सिस की हम बात कर रहे हैं जो एक्सिस सेंटर को छोड़ के किसी दूसरे पॉइंट से पास हो रहा है। वो किसके बराबर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स पैरेलल एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द 2 एक्सिस। तो इस स्टेटमेंट को पहले हम देखेंगे और फिर इस इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे यानी प्रूव करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि एक रिजिड बॉडी आपको लेना है। तो ये मान लेता हूँ मैं कि कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये है, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है अबाउट पॉइंट O, और ये पॉइंट हम क्या मान लेते हैं O, ठीक है। अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो रिजिड बॉडी है जिसका टोटल मास क्या होगा, कैपिटल M, इस बॉडी में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर पे नहीं है बल्कि सेंटर को छोड़ के किसी दूसरे पॉइंट पर है, तभी हमें थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब हमें करना क्या होगा कि एक ऐसा एक्सिस को इमेजिन करना होगा जो कहाँ से पास हो रहा हो, इसके सेंटर से पास हो रहा हो। तो मैं मान लेता हूँ कि ये कोई एक्सिस है और ये जो एक्सिस है बेसिकली ये इसका सेंटर से पास हो रहा है और इसे हम नाम दे देते हैं C, ठीक है। देन ये 2 एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसे हम बोलते हैं डिस्टेंस h मान लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल एक्सिस इज डिनोटेड बाई h। इसके बाद ध्यान से देखो, हमें पता है इस पूरे बॉडी का जो मास है वो कैपिटल M है, लेकिन एक अगर मैं छोटा सा मास कंसिडर करूं तो इसके छोटे के मास को मैं क्या कर सकता हूं, dm। तो dm बेसिकली क्या है, dm इज़ द मास एलिमेंट। अब अगर आप देखोगे तो इस एक्सिस से इस मास dm तक का डिस्टेंस ये है, इसे मैं r मान लेता हूँ, और ये वाला जो एक्सिस है जो C पॉइंट से पास हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं क्या है, r0 है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर बात आती है कि मुझे थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को प्रूव करना है। तो थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को प्रूव करने के लिए मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत होगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इनको नेमिंग दे देता हूँ। जैसे ये O पॉइंट है, ये C पॉइंट है, इसे नाम दे देते हैं P पॉइंट, ठीक है। तो इस P पॉइंट से मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा
जो किसको मीट करेगा, OC को, ठीक है। तो ड्रॉ करते हैं हम इसे। तो हम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। और ये किसको मीट कर रहा है, OC को, जिसको हम कहाँ तक एक्सटेंड कर देते हैं, D तक। और ये CD का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या मान लेते हैं, X। तो X हो क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस C to D, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है कंसीडर आ रिजिड बॉडी ऑफ mass m rotating about an axis passing through point O and perpendicular to the plane of paper, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमें कंसिडरेशन पॉइंट बताना है। तो हमने कंसिडर कर लिया कि एक रिजिड बॉडी है जिसका मास है कैपिटल M, और वो क्या कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट, आपको याद रखना है इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, जो कि कहाँ से पास हो रहा है, O पॉइंट से पास हो रहा है। एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन का सिंपल से मतलब, जैसे कि आप एक नोटबुक ले लो और उसमें आप इमेजिन करो कि पेंसिल उसके बीच से पास हो रही है ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम को देखते हुए यहाँ पर हमें कुछ और पॉइंट्स बताने होंगे, जैसे लेट IO एंड IC बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O एंड C। जैसे कि आप देख पा रहे हो, O पॉइंट से जो पास होने वाला एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, IO, और C पॉइंट से पास होने वाला जो एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IC। अब हम डायग्राम को देखते हुए इसके कुछ नेमिंग दे देते हैं। एंड ऑल्सो लेट, यहाँ पर देखो जो OP है, OP की डिस्टेंस कितनी है, R, OP कितना है, R, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं CP की वैल्यू क्या है, CP की वैल्यू हमें दिखाई दे रही, इसको हमने क्या माना था, R0, ठीक है। उसके बाद जो OC है आपका वो क्या है, H है, OC क्या है, H है। और जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसके बारे में हम आगे डिस्कशन कर लेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पर बताना है, देयरफॉर पहले हम क्या करते हैं, दोनों एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O पॉइंट, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O पॉइंट। तो देखो सबसे पहले आपको याद रखना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, mr², ठीक है। ये फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो यहाँ पर देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे क्या करना है, इस पॉइंट के अक्रॉस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। अब अगर मैंने इस पॉइंट मास एलिमेंट को कंसिडर किया है, तो इस पॉइंट के लिए जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट दिस एक्सिस, उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट OP²dm। देखो जो OP²dm इज नथिंग बट, अगर मैं dm को इंटीग्रेट कर दूंगा तो m मिल जाएगा। OP² जो है वो किसके बराबर है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्मॉल r के बराबर है। तो यहाँ पर मैं इसे लिख देता हूँ विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r²dm। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O कितना हमें मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ r²dm, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसी तरीके से एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट C विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा C पॉइंट से इस पॉइंट एलिमेंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, दैट इज़ R0, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, CP। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इट इज़ CP²dm विच कैन बी रिटर्न एज R0²dm। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, दोनों पॉइंट से पास होने वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया। तो मुझे क्या मिला, IO इज इक्वल टू r²dm एंड IC इज इक्वल टू R0²dm। ये जो भी हमने फॉर्मूला लिखा है वो इसके रेस्पेक्ट में लिखा है, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dm हमें क्या देगा, कैपिटल M, और इंटीग्रेशन ऑफ OP² हमें क्या देगा, R², ठीक है। देन इसके बाद अब हमें क्या करना है, देयरफॉर टेक a small element
ऑफ मास dm। हमें क्या करना है, एक स्मॉल एलिमेंट लेना है मास dm विच इज situated at point O and draw perpendicular from P to meet OC extended to D, है ना। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया है वो हमने P से D पॉइंट तक लिया है और इसको हमने एक्सटेंड किया है OC को कहाँ तक, D पॉइंट तक, ठीक है। अब इसके बाद आप देख पा रहे हो कि OPD जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल पे हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। सो देयरफॉर फ्रॉम ट्रायंगल OPD, इस ट्रायंगल OPD में मुझे क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, बार बार इस डायग्राम को देखने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम बना देता हूँ और इसी डायग्राम से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत बेसिक था, एक ये एक्सिस था, एक ये एक्सिस था, राइट। और ये हो गया हमारा डिस्टेंस h, ये पॉइंट O था, ये C, और यहाँ पर क्या था, पॉइंट P, राइट। और यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। हमने नाम इसको दिया D। ये डिस्टेंस क्या है, R0, ये डिस्टेंस क्या है, R, और ये डिस्टेंस क्या है, X, ठीक है। तो चलो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर इज इक्वल टू, यू कैन राइट OD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। ये तो क्लियरली आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो OP स्क्वायर विल बी इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। नाउ सो देयरफॉर OP स्क्वायर इज इक्वल टू, OD किसके बराबर है, देखो OD किसके बराबर, OC प्लस CD। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ OC प्लस CD द होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, PD स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि OC प्लस CD का एक्चुअल मतलब क्या है, इट इज़ A प्लस B द होल स्क्वायर। तो देयरफॉर अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस 2OC इंटू CD प्लस CD स्क्वायर। यानी मैंने किया क्या है, मैंने A प्लस B द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और प्लस यहाँ पर क्या आ गया, PD स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर देखो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। अब आप ध्यान से देखो, क्या मैं CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर को, CD प्लस PD को क्या मैं CP के इक्वल मान सकता हूँ, क्योंकि देखो ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ठीक है। तो देयरफॉर मैं इसे लिख लेता हूँ OP स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस 2OC इंटू CD प्लस, और ये CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर की जगह पर हम क्या रख देते हैं, CP स्क्वायर, ठीक है। अब लास्ट में हम इनकी वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। तो देखो OP स्क्वायर हमें पता है, देयरफॉर OP स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, R का स्क्वायर। OC स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, H स्क्वायर प्लस, उसके बाद 2OC को अगेन क्या लिख सकते हैं, H, CD क्या है, X, और CP स्क्वायर क्या है, R0 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनकी वैल्यू को पुटअप कर दी। अब लास्ट में अपने को क्या करना है, हमें क्या करना है कि देयरफॉर मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाई DM एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को DM से मल्टीप्लाई कर देना है और साथ ही साथ में दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना है। तो इसका ये मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ R स्क्वायर DM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ H स्क्वायर DM प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2HX DM प्लस इंटीग्रेशन ऑफ R0 स्क्वायर DM, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इंटीग्रेट भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया इस इक्वेशन को। अब आपको पता है कि जो कांस्टेंट चीज़ें होती हैं उसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होगा, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये तो वैसे ही रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ DM, लेकिन यहाँ पर देखो दो एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस h है वो तो फिक्स रहेगा, तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये जाएगा H स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ DM प्लस यहाँ से 2H बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, X DM प्लस ये क्या हो जाएगा, R0 स्क्वायर DM, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ कंक्लूजन मानना है, वेयर हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ DM करने का मतलब है मिल जाएगा कैपिटल M, है ना, क्योंकि छोटे छोटे मास को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल M मिल जाएगा। एंड इंटीग्रेशन ऑफ X DM की वैल्यू हो जाएगी 0
एज सी इज़ द सेंटर ऑफ मास। तो सिंस सी जो है वो सेंटर ऑफ मास है, इसीलिए एक्स डी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, एक्चुअल में तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करके उसे एक्सटेंड किया था। ठीक है, तो अब हम फाइनल स्टेप को अप्लाई करते हैं। तो देखो याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम की वैल्यू हमने शुरू में क्या लिखी थी, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम हमने किसके बराबर लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर की जगह पर आई नॉट। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो आप इस इक्वेशन में देखो क्या एच स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम की वैल्यू मैंने क्या मान लिया, कैपिटल एम, तो ये हो जाएगा कैपिटल एम प्लस, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ आर नॉट स्क्वायर डी एम की वैल्यू क्या होगी, तो वापस से देखो यहाँ पर हमने निकाला है इंटीग्रेशन ऑफ आर नॉट स्क्वायर डी एम विच इज़ इक्वल टू आई सी। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पर हम पुटअप कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आई सी। देयरफॉर अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूँ तो आई कैन राइट आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। ये हमें क्या मिल गया, थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का इक्वेशन। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इसे हम क्या कहते हैं, थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अच्छा, इसका स्टेटमेंट आपको देना होता है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही आता है, स्टेट थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड प्रूव इट या डिराइव द नेसेसरी इक्वेशन। तो यहाँ पर हमें थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का पहले स्टेटमेंट देना है। अच्छा, स्टेटमेंट देखना बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ कैसे इसका स्टेटमेंट देना है आपको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस। तो एनी एक्सिस का मतलब क्या हो गया, आई नॉट। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द, तो इक्वल टू द क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने इक्वल लगाया है, इक्वल टू द सम ऑफ, क्या लिखना है, सम ऑफ, क्योंकि देखो यहाँ पर दो चीज़ों का क्या है, एडिशन है, इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स पैरेलल एक्सिस, अबाउट इट्स पैरेलल एक्सिस, जो कि क्या है, पासिंग थ्रू द सेंटर, अबाउट इट्स पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, पासिंग थ्रू द सेंटर एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, क्योंकि देखो ये मास और एच, एम और एच क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्टेटमेंट को डिफाइन कर दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स पैरेलल एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो एक बार वापस से मैं इस डेरिवेशन को समझा देता हूँ कि आपको करना कैसे है। ठीक है, क्योंकि जब भी लेंथी डेरिवेशन होते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, तो एक बार वापस से समझ लेते हैं। तो थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हमें प्रूव करना था, और थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हम कब यूज़ करते हैं उसका मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी बॉडी का एक्सिस उसके सेंटर से पास ना होके किसी भी आर्बिट्री पॉइंट से पास होगा तो वहाँ पर हमें थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज़ करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इमेजिन करने पड़ेगा ऐसा एक्सिस जो उसके कहाँ से पास हो रहा हो, सेंटर से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, कंसिडरेशन पॉइंट्स बताना है, जो कि बहुत सिंपल आप बता दोगे। इसके बाद हमें क्या करना है, ये दोनों एक्सिस जो गिवन है, इन दोनों एक्सिस का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो दोनों एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक को हम बोल देंगे आई नॉट और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, आई सी। तो ये हो गया आई नॉट एंड आई सी विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ एंड अबाउट पॉइंट सी।
उसके बाद हमें क्या करना है कि मास एलिमेंट लेना है जो पी पॉइंट पर सिचुएटेड है, और इस मास एलिमेंट का यहाँ से ओ पॉइंट से डिस्टेंस कुछ ये हो जाएगा और सी पॉइंट से डिस्टेंस ये हो जाएगा, ठीक है। और दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या है, एच है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म होता दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद हमने क्या किया, इन सब साइड्स को मेंशन कर दिया कि ओ पी आर के बराबर है, सी पी आर नॉट के इक्वल है और ओ सी एच के इक्वल है। इसके बाद हमने क्या किया कि दोनों एक्सिस का यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू पॉइंट ओ एंड मोमेंट ऑफ, इसके बाद हमने क्या किया, दोनों एक्सिस का विच इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू पॉइंट ओ एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू पॉइंट सी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया विच इज़ ओ पी स्क्वायर डी एम, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर डी एम। और आई सी का आंसर हमें क्या मिला, सी पी स्क्वायर डी एम, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, आर नॉट स्क्वायर डी एम। ये आप वापस से यहाँ पर देख सकते हो। देखो इस एक्सिस का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डी एम, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डी एम, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है इसके लिए जो इनर्शिया होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज़ आर नॉट स्क्वायर डी एम। तो ये दोनों हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, एक स्मॉल एलिमेंट लेना है जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, स्मॉल एलिमेंट लेना है जो सिचुएटेड है पॉइंट पी पर, और हमें वहाँ से क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कहाँ तक, ओ सी तक, जिसे हमने एक्सटेंड कहाँ तक किया हुआ है, डी तक। देखो हमने पी पॉइंट से क्या किया, एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर दिया जिसे हम एक्सटेंड कर रहे हैं टिल डी पॉइंट तक, ठीक है। परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते ही हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या मिल गया, ओ पी डी, जिस पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो हमने यही किया कि फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी डी हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर डी एम यानी ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। और फिर हमने यहाँ पर देखा कि जो ओ डी स्क्वायर है इट इज़ बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ ओ सी प्लस सी डी, तो इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद एक स्टेप आपको यहाँ पर देखना है कि सी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी पी का स्क्वायर। इस तरीके से मुझे फाइनल इक्वेशन क्या मिल गया, फाइनल इक्वेशन मिला आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस टू एच एक्स आर नॉट स्क्वायर, राइट। अब मैंने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को डी एम मास से मल्टीप्लाई कर दिया और साथ ही साथ में दोनों साइड मैंने इंटीग्रेट कर दिया। तो देखो मैंने यहाँ पर इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया डीएम से और इंटीग्रेट कर दिया। इसके बाद हमें पता है कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होती है, तो इसे आपको क्या करना है, बाहर निकाल लेना है। कुछ कंसिडर पहले से हमने यहाँ पर ले रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएम हमें क्या देगा, कैपिटल एम, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज सी इज द सेंटर ऑफ मास। बस इन वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में पुटअप करना है। तो आर स्क्वायर डीएम की वैल्यू को हमने क्या लिख लिया, आई नॉट, क्योंकि ये हमने शुरू में दिखा दिया था कि इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम क्या होता है, आई नॉट। उसके बाद एच स्क्वायर को हमने एज इट इज़ रखा और इंटीग्रेशन ऑफ डी एम की वैल्यू हमने क्या रख दी, कैपिटल एम। उसके बाद देखो यहाँ पर 2hx डी एम की वैल्यू तो पूरी तरीके से 0 हो जाएगी, बिकॉज x की वैल्यू 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और आर नॉट स्क्वायर डी एम की वैल्यू हमने क्या रख दिया है, आई सी। तो इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया और हमें जो इक्वेशन मिला है वो क्या मिल गया, आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर मैंने आपको थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस भी बता दिया है कि इसको किस तरीके से डिफाइन करना है, तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इक्वेशन याद है तो आसानी से आप इस स्टेटमेंट को बता पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को सॉल्व करना है। So now the next topic is related to theorem of perpendicular axis. इससे पहले हमने डिस्कशन किया था विच इज़ रिलेटेड टू थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, जहाँ पर हमने ये देखा था कि अगर किसी बॉडी का एक्सिस उसके सेंटर से ना पास होके किसी भी आर्बिट्री पॉइंट से पास होता हो तो उस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस को समझना है। तो थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस जो एक्ट होता है वो किसी भी प्लेन लैमिनर बॉडी के ऊपर एक्ट होता है। ये प्लेन लैमिनर बॉडी क्या होती है, तो आप समझ सकते हो कि एक बहुत पतली सी प्लेन शीट आप ले लोगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लेन लैमिनर बॉडी बोलेंगे, ठीक है। तो प्लेन लैमिनर बॉडी के लिए उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड होगा वो किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। इसी को परपेंडिकुलर एक्सिस का थियरम कहते हैं और यही हमें इस डेरिवेशन में समझना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डायग्राम को ड्रॉ करना होगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, हमने जैसे बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, दैट इज एक्स एंड वाई।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी एक प्लेन लैमिनर बॉडी लेना है। तो ये मान लो कोई प्लेन लैमिनर बॉडी है जो बेसिकली एक्स एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, मतलब जेड एक्सिस ले लेते हैं इसको, चलो जेड एक्सिस के अबाउट ये बॉडी क्या कर रही है, घूम रही है, ठीक है। तो इसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है एक्स एक्सिस और एक हो सकता है वाई एक्सिस। तो ये मैं मान लेता हूँ कि वाई एक्सिस है और ये हम मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सेंटर पॉइंट ओ। तो देखो ये जो बॉडी है वो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर हमें एक्सिस क्या कहता है कि अगर आप ये चाहते हो कि जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करो, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बॉडी का वो इसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के सम के बराबर होगा, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो हमें कुछ कंसिडरेशन पॉइंट्स बताने हैं। तो सबसे पहले हम कंसिडरेशन पॉइंट्स ले लेते हैं। सो वी विल राइट consider a plane laminar body of mass कैपिटल M, ठीक है। ये बॉडी है, इसका टोटल मास क्या है, कैपिटल M, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हम बोलेंगे लेट आई जेड कॉमा आई एक्स एंड आई वाई, ठीक है, बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड कॉमा एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। ये आप तो देख पा रहे हो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि आई जेड आई एक्स एंड आई वाई जो है वो क्या है, बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, ध्यान से सुनो। कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास dm, consider a small element of mass dm situated at पॉइंट P। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैं मान लेता हूँ, देखो इस बॉडी का टोटल मास तो कैपिटल M है, लेकिन इसके एक छोटे से पार्टिकल का मास क्या होगा, इसके छोटे से पार्टिकल का मास क्या होगा, dm। तो मान लेता हूँ कि dm एक छोटा सा मास एलिमेंट है जो P पॉइंट पर क्या है, सिचुएटेड है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन OP, और जब मैं OP को ज्वाइन करूँगा तो इसका डिस्टेंस मान लेता हूँ r। तो देखो डायग्राम में सबसे पहले मैं OP को ज्वाइन कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने OP को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद आपको एक काम और करना है, एंड यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम P इन x एंड y एक्सिस, ठीक है। तो x एंड y एक्सिस में आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम P। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ओके। हमने ड्रॉ कर लिया। अब ध्यान से सुनो, तो ये बेसिकली हमने यहाँ पर P पॉइंट से दो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, और हम इसको नेम दे देते हैं। ये बेसिकली इसको मैं नाम दे देता हूँ लेट इट बी, ये N है, और इसे नाम क्या दे देते हैं, M, ठीक है, ओके। इतना मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। अब देखो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन क्या है, ये लाइन है y एक्सिस। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y। अब सिंस आपको ये पैरेललोग्राम दिख रहा है तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, y, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाली लाइन हमने क्या मानी है, x एक्सिस। तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x। तो इसके पैरेलल ये दिख रहा है तो इसको भी हम क्या मान लेते हैं, x, ठीक है, ओके। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, और हम यहाँ पर सिंस हमने यहाँ पर बता दिया है कि जब जैसे हम OP को ज्वाइन करेंगे तो उसका डिस्टेंस हमने r मान लिया है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद हम इन डिस्टेंस को बता देते हैं कि क्या होगा। सो हम यहाँ पर बोलेंगे वेयर परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद देखो ON इज इक्वल टू PM दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वेयर ON इज इक्वल टू PM इज इक्वल टू y। आप देख पा रहे हो ON इज इक्वल टू PM इज इक्वल टू y। एंड उसके बाद देखो PN एंड OM, एंड यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, PN इज इक्वल टू
ON इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये हमने डिस्टेंसेस बता दिए। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि हर एक एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। तो चलो हम सबसे पहले सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेते हैं। सो देयरफॉर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। मान लो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस को कैलकुलेट करता हूँ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, आई एक्स विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ। ठीक है, तो देखो एक्स एक्सिस के लिए परपेंडिकुलर लाइन क्या है, ये वाली लाइन है, यानी कि पी एम। तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, इसको लिखता हूँ पी एम स्क्वायर डी एम विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ। अच्छा, ये वाले लाइन का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वाई है, तो इसको मैं सीधा लिख देता हूँ वाई स्क्वायर डी एम। यहाँ तक समझा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस निकाल लेते हैं। तो देखो वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसे मैं क्या लिख देता हूँ, आई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखो वाई एक्सिस के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो इसके लिए देखो वाई एक्सिस क्या है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये इसके लिए क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी पी एन क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा पी एन स्क्वायर डी एम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको पी एन स्क्वायर डी एम विच इज़ इक्वल टू देखो पी एन की वैल्यू देखो पी एन का डिस्टेंस कितना दिया, पी एन का डिस्टेंस दिया एक्स, तो इसे मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर डी एम। ठीक है, एंड लास्टली एंड ऑल्सो वी कैन राइट एंड ऑल्सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो देखो कितना हो जाएगा। तो मैं इसे लिख लेता हूँ आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जेड एक्सिस के लिए। तो मुझे पता है जेड एक्सिस के लिए क्या है, ये वाली लाइन है। ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या है, आर है, तो ये ओ पी स्क्वायर डी एम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसे लिख लेता हूँ ओ पी स्क्वायर डी एम विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम। तो इस तरीके से हमने क्या किया, तीनों एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इस डायग्राम को तो आपको देखो यहाँ पर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक है OPN और दूसरा है OPM। तो इन दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल में से किसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो सो देयरफॉर फ्रॉम ट्रायंगल OPM दिख रहा है, फ्रॉम ट्रायंगल OPM। तो मैं ट्रायंगल क्या ले रहा हूँ, OPM ले रहा हूँ। आप चाहिए तो OPN भी ले सकते हो, इन दोनों में से किसी में भी आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, आपको सेम इक्वेशन आएगा। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये आएगा क्या, ध्यान से देखो इस डायग्राम को। देखो अगर मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया, OPM लिया, तो देखो अगर मैंने OPM ट्रायंगल लिया तो आप देख पा रहे हो OPM ट्रायंगल में क्या दिखाई दे रहा है कि जो आर स्क्वायर है इट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने वही तो लिखा है कि इन ट्रायंगल OPM आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर ट्रायंगल OPN यूज़ करोगे तो भी आपको ये इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमें मिल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में किया था कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, देयरफॉर multiplying and integrating the equation both side by dm। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू डीएम। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एम प्लस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर डी एम। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। अब लास्ट स्टेप है, आपको ध्यान से देखना है इसमें हम कर क्या रहे हैं। देखो
इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम की वैल्यू हमने निकाली हुई है। इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम क्या होता है, आई जेड। तो क्या मैं यहाँ पर आई जेड लिख सकता हूँ, यस। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आई जेड इज इक्वल टू, फिर देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एम। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एम आपको क्या समझ में आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू आई वाई। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, आई वाई, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ पर क्या देखो इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एम। तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एम क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू आई एक्स। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पर आई एक्स। देयरफॉर अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो आई कैन राइट आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो ये हमें क्या मिल गया, थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस प्रूफ हो गया, ठीक है। और थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हमें क्या कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट वो बॉडी रोटेट कर रही है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो चलो इस स्टेटमेंट को भी मैं आपको लिखा के दे देता हूँ। सो देयरफॉर इट स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन is equal to the moment of inertia about its two mutually perpendicular axes, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हमें क्या कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस को प्रूव कर लिया। आप एक बार वापस से देख सकते हो हमने यहाँ पर किया क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्लेन लैमिनर बॉडी लेना है। तो ये आपकी बेसिकली क्या है, प्लेन लैमिनर बॉडी है, ठीक है। आपने एक प्लेन लैमिनर बॉडी ले लिया, उसका टोटल मास क्या है, कैपिटल एम, और हमने देखा कि जेड एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है। इसमें आपने टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस दिखा दिए, वाई एंड एक्स। उसके बाद आपको सबसे पहले पी पॉइंट पर एक स्मॉल एलिमेंट लेना है और सारे पी पॉइंट पर एलिमेंट लेने के बाद ओ पी को ज्वाइन करना है जिसका डिस्टेंस आर है, और फिर पी पॉइंट से आपको एक्स और वाई एक्सिस में क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, जिससे आपको ओ एन इज इक्वल टू पी एम की वैल्यू वाई मिल जाएगी एंड पी एन इज इक्वल टू ओ एन की वैल्यू एक्स मिल जाएगी। देन हमने क्या किया, तीनों एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया, और उसको कैलकुलेट करने के बाद हम ट्रायंगल OPM या ट्रायंगल OPN में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर हमने किया क्या है यहाँ पर, मल्टीप्लाइंग एंड इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन बोथ साइड बाई DM। तो जैसे हम इंटीग्रेट एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक नया इक्वेशन मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एम। और फाइनली हमें इनकी वैल्यूज़ ऑलरेडी पता है, और जैसे हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस मिल जाएगा, दैट इज आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। सो एट लास्ट अब हम कवर करेंगे टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू रोलिंग मोशन ऑफ अ बॉडी। यानी यहाँ पर हमें ये बताना है कि जब कोई बॉडी रोल करेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हो, इट इज़ इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 + k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। बट ये काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है, इसी का फॉर्मूला हमें यहाँ पर डिराइव करना है। तो अब अगर आप ये डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये हमारे पास कोई बॉडी है जो बेसिकली क्या कर रही है, रोल कर रही है। तो ये रोल करते हुए नीचे आ रही है। तो जब आप देखोगे जब ये रोल करते हुए नीचे आ रही है तो ये घूम रही है, राइट, अपने एक्सिस पे ये घूमेगी। तो अगर ये घूम रही है तो इसका मतलब इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और साथ ही में ये आगे की तरफ भी बढ़ रही है, इसका मतलब इसके पास एक और एनर्जी है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो आपको याद रखना है कि जब भी कोई बॉडी रोल करती है ना तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन। सो देयरफॉर यहाँ पर हमने लिखा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स इट पॉजेस
two types of kinetic energy. One is the rotational kinetic energy and the other is the translational kinetic energy. और मुझे पता है कि ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का फॉर्मूला आपको पता है. ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ एम वी स्क्वायर एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये रोटेट हो रही है, राइट. तो जब रोटेट करेगी तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, इट विल बी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, राइट. और हम देख रहे हैं कि ये आगे की तरफ भी मूव कर रहा है, तो जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, एंड इट इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. इसे हम लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जब भी कोई बॉडी रोल करेगी तो उसके पास दो टाइप की एनर्जी होगी, और इन्हीं दो टाइप की एनर्जी को जब हम कंबाइन कर देंगे सो दैट विल बी द एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन. तो चलो हम इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं. सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन. और टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन को हम यहाँ पर ई से डिनोट कर रहे हैं, राइट. एंड इट इज़ इक्वल टू द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ठीक है. तो आपको याद रखना है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ एनर्जी. सो देयरफॉर वी विल राइट ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, राइट. और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है. अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंस हमें पता है, ध्यान से देखो, सिंस वी नो दैट जो आई है, आई क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर. देखो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर भी होता है, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर भी होता है. यहाँ पर हम के इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि जब ये बॉडी यानी ये जो भी ऑब्जेक्ट है ये रोल करेगा तो इसका अगर मास किसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए, मतलब कि अगर ऐसा मान लो मैं कि इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो जाए तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड के का मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन और यू कैन से गायरेशन. तो आई इज इक्वल टू मैंने क्या मान लिया, एम के स्क्वायर. एंड वी नो दैट कि वी क्या होता है, वी इज़ नथिंग बट आर ओमेगा. वी को हम क्या कहते हैं, आर ओमेगा. तो देयरफॉर यहाँ से मुझे बताओ ओमेगा की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा लिख सकता हूँ वी अपॉन आर. तो बस इसी को मुझे यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है. सो देयरफॉर फाइनली देखो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर आई कैन राइट ई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा हाफ आई की जगह पर क्या रखेंगे, एम के स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. अब जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको कॉमन नज़र आ रही हैं, तो ये जो कॉमन है इसे हम बाहर निकाल लेते हैं. सो देयरफॉर आई कैन राइट ई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, और जो ब्रैकेट में बचेगा दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. तो ये हमें क्या मिल गया, दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग मोशन, ठीक है. तो आपको अब याद रखना है कि जब भी कोई बॉडी रोल करेगी तो उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. अब हम यहाँ पर इनका मतलब लिख लेते हैं. वेयर देखो आप देख पा रहे हो कि m को क्या कहते हैं, m को हम कहते हैं मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो भी ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है उसके मास को हम यहाँ पर कैपिटल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. उसके बाद जो आपको दिख रहा है v का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो v का मतलब मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है. उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो k है ना, तो k को हम क्या बोलते हैं, k इज़ नथिंग बट रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन. इसे आप गायरेशन और इसको जायरेशन भी कहते हैं, ठीक है. और r का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट कह सकते हो या रेडियस ऑफ बॉडी कह सकते हो, ठीक है. उसके बाद आई को आपको पता है, आई का मतलब यहाँ पर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो यहाँ पर लिख देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है. इस तरीके से हमने सारी चीज़ें यहाँ पर लिख ली हैं, ओके. और ओमेगा तो आपको पता ही है, ओमेगा को हम क्या कहते हैं, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी. सो इट इज़ कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है. तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया है, हमें फाइंड क्या करना था,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग मोशन, इसके लिए हमने एक कंडीशन ले ली कि जब कोई बॉडी रोल करेगी तो इसके पास दो टाइप की एनर्जी होगी, ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल। तो देयरफॉर हमने बोला था काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हमने इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दी और उसके बाद कुछ कंडीशन हमने मान लिया कि जो आई है इट इज़ इक्वल टू mk² एंड v क्या होता है r ओमेगा। जब हमने इसको यहाँ पर पुटअप किया तो हमें फाइनल इक्वेशन क्या मिल गया, E इज इक्वल टू हाफ mv² 1 + k² अपॉन r²। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है इस टॉपिक में कि जब भी कोई बॉडी किसी इंक्लाइंड प्लेन से नीचे की तरफ रोल करेगी तो उसकी लीनियर स्पीड क्या होगी और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, यानी इन दोनों का फॉर्मूला हमें यहाँ पर डिराइव करना है। तो यहाँ पे देखो पहले से हमने यहाँ पर कुछ कंडीशन लिखी हुई है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोल करेगा, राइट, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन, ठीक है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट करेगा तो डेफिनेट सी बात है इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड इट्स रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब ये इस पॉइंट पर है, राइट, जब ये इस पॉइंट पर है तो इसकी टोटल हाइट कितनी है, h, यानी कि इसके पास पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है और सिंस अभी ये रुका हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। लेकिन जैसे ही ये इस पॉइंट से नीचे की तरफ आना शुरू करेगा तो धीरे धीरे हाइट कम होने लगेगी। तो अगर हाइट कम होने लगेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होने लगेगा, लेकिन स्पीड बढ़ने की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम वेलोसिटी v का फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव करेंगे। देयरफॉर वी से दैट डिक्रीज in potential energy is equal to increase in kinetic energy, ठीक है। तो जो पोटेंशियल जो डिक्रीज होगी वो बेसिकली कितनी होगी, तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, राइट। और जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है बेसिकली क्या है, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है दैट इज हाफ mv² इन द ब्रैकेट 1 + k² अपॉन r², ठीक है। ये तो वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली हुई है। अब यहाँ से देखो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अगर m से m कैंसिल हो गया और मैं क्या करता हूँ इस 2 को इधर की तरफ लेके आके मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो देयरफॉर इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2gh इज इक्वल टू v² इन द ब्रैकेट 1 + k² अपॉन r², ठीक है। याद ये रखना है कि हमें यहाँ पर v चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे v निकालना है तो फिर मैं इस इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो। सो देयरफॉर मैं इसे लिखता हूँ 2gh अपॉन ये वाले टर्म को नीचे लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, 1 + k² अपॉन r², ठीक है, ओके। अब तो बचा यहाँ पर क्या, इट इज इक्वल टू क्या हो गया, v²। सो देयरफॉर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, और v² इज इक्वल टू 2gh अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 + k² अपॉन r², और इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो मैंने इस स्टेप में कुछ किया नहीं है, जस्ट इसको इंटरचेंज कर दिया है। सो देयरफॉर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसे स्क्वायर हटाऊंगा तो स्क्वायर हटाने का मतलब है कि यहाँ पर पूरे टर्म में क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ, और ये हो जाएगा 2gh अपॉन 1 + k² अपॉन r², ठीक है। तो इस तरीके से हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव कर लिया, जिसका आंसर हमें मिलता है v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh 1 + k² अपॉन r²। अब डेफिनेट सी बात है कि जब ऑब्जेक्ट रोल करके नीचे आएगा तो उसकी स्पीड लगातार चेंज होगी। अगर उसकी स्पीड लगातार चेंज होगी यानी वेलोसिटी अगर लगातार चेंज हो रही है तो दैट मीन्स वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो उसी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अब हम यहाँ पर डिराइव करना है, ठीक है। तो हमने लीनियर स्पीड तो कैलकुलेट कर ली, अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो आप यहाँ पर देखो कि जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, और जब ये मूव करके नीचे आ रहा था तो इसकी स्पीड क्या मान लो v, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, s डिस्टेंस कवर किया है। तो अगर मुझे यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करता हूँ कि काइनेमेटिकल इक्वेशन को अप्लाई कर लेता हूँ, और काइनेमेटिकल इक्वेशन को अप्लाई करते हुए आगे क्या एक्सेलरेशन डिराइव करते हैं। सो देखो फॉर एक्सेलरेशन हम क्या करेंगे, फॉर एक्सेलरेशन हम यहाँ पर एक काम करते हैं, फॉर एक्सेलरेशन हम काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज़ करेंगे। अब आपको काइनेमेटिकल इक्वेशन पता है, देयर आर 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस विच इज़ v इज इक्वल टू u + at, सेकेंड क्या है s इज इक्वल टू ut + हाफ at²। तो ये दोनों काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज़ मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों में टाइम गिवन है और टाइम हमारे पास है नहीं। तो हम थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन पे जाएंगे, और थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होता है, v² इज इक्वल टू u² + 2as।
तो इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम एक्सेलरेशन ए का फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। सो देयरफॉर देखो, सिंस मुझे पता है कि जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, और अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इसका इक्वेशन फिर क्या बनेगा, v² इज इक्वल टू 2as हो जाएगा, राइट। सो देयरफॉर यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन a का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट v² अपॉन 2s। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो आपको पता है कि v की वैल्यू तो अपने पास है लेकिन s की वैल्यू नहीं है। तो अगर आप ध्यान से इस डायग्राम को देखोगे तो आप s की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर देखो तो बेसिकली एक ट्रायंगल ही तो बना रहा है, राइट। तो ये बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो अगर मैं इसे देखूँ तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि अगर ये एंगल थीटा है तो इसकी अपोजिट वाली साइड क्या है, h, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, s। तो अगर इसमें साइन थीटा फंक्शन में अप्लाई करूँ तो फिर मैं s को कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो जैसे मैं साइन थीटा अप्लाई करूँगा तो क्या आएगा देखो। सो देयरफॉर यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर आई कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू देखो साइन थीटा यहाँ पर क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट क्या है, h, और हाइपोटेन्यूज क्या है, s। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ h अपॉन s। तो यहाँ से मुझे s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s इज इक्वल टू h अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं। देयरफॉर a इज इक्वल टू, अब देखो v² की वैल्यू तो हमें यहाँ पर गिवन है तो हम लिख लेते हैं इट इज इक्वल टू 2gh अपॉन, और ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 + k² अपॉन r², ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है न्यूमरेटर की लाइन, तो न्यूमरेटर की लाइन लिख लेते हैं और ये जाएगा 2 × s की भी वैल्यू हमने डिराइव कर ली है, s इज इक्वल टू h अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना, देखो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है और ये चौथा टर्म है। और रूल के हिसाब से फोर्थ फर्स्ट के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा और थर्ड सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो देयरफॉर फाइनली आई कैन राइट a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2gh इंटू साइन थीटा, और अपॉन में क्या होगा देखो, अपॉन में मैं लिख सकता हूँ 1 + k² अपॉन r², और ये 2h यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली हम यहाँ पर एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिख सकते हैं a इज इक्वल टू g साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, ये 1 + k² अपॉन r²। तो ये हमें फॉर्मूला मिल गया किसका, एक्सेलरेशन का, राइट। तो इस इक्वेशन में जो आपको k² अपॉन r² दिख रहा है, तो आपको याद रखना है कि k² अपॉन r² की वैल्यू हर एक रोलिंग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगी। हो सकता है कि वो जो रोलिंग ऑब्जेक्ट हो वो रिंग हो सकता है, वो डिस्क हो सकता है, वो हॉलो सिलेंडर हो सकता है या स्फीयर हो सकता है। तो हर एक के लिए k² अपॉन r² की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वहाँ पर नीचे की तरफ k² अपॉन r² की वैल्यू हर एक बॉडी की गिवन है। तो आपको वो याद भी करना है, वो इसलिए याद करना है क्योंकि जो न्यूमेरिकल अगर इससे रिलेटेड कोई आएगा तो वहाँ पर आपको वो बोलेंगे कि k² अपॉन r² की वैल्यू फाइंड करो और बताओ कि ये जो बॉडी है वो किस टाइप की बॉडी है जो रोल कर रही है। तो अब अगर आपको पता होगा कि k² अपॉन r² की वैल्यू किस बॉडी के लिए क्या होती है तो इसका आंसर आप आसानी से दे पाओगे। तो इस तरीके से हमने रोलिंग मोशन के टॉपिक को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। तो लीनियर स्पीड एंड लीनियर एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट यूज़ करना है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, और इसका यहाँ पर वैल्यूज़ रखते हुए हमें यहाँ पर v का फॉर्मूला डिराइव कर लेना है। और जो हमें v का फॉर्मूला मिलता है दैट इज़ √2gh इन द ब्रैकेट 1 + k² अपॉन r²। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना था, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करना है। सिंस यहाँ पर हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, तो हमें बहुत सिंपली एक इक्वेशन मिल गया v² इज इक्वल टू 2as। यहाँ से a की वैल्यू क्या हो गई, v²/2s। हमें यहाँ पर s यानी डिस्टेंस नहीं पता था तो हमने साइन थीटा अप्लाई कर लिया, और साइन थीटा से हमें इक्वेशन क्या मिल गया, s इज इक्वल टू h अपॉन साइन थीटा। और इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको जो बात याद रखनी है वो ये है कि देखो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा टर्म किसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो रूल के हिसाब से फोर्थ फर्स्ट के साथ, थर्ड सेकंड के साथ। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया और जो कैंसिल हो रहा था उसे हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया। एंड फाइनली वी गेट द इक्वेशन दैट एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू g साइन थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन r²। So in this way we have completed the topic which is related to rolling motion of a body.